पेट में हल्का पेन, मरोड़, 3 बार मोशन जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ कब्ज। खाना खाते ही मोशन जाना पड़ रहा है, बट उसे एक फ्रेश फीलिंग नहीं आ रही, वो कह रहा है मैं फ्रेश ही नहीं हो रहा हूँ, मेरे को कब्ज है। ऐसा कब्ज नहीं। पता शराब है कि पीना हानिकारक है, लिखा हुआ है, फिर भी पीता है। अब बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, उम्र से पहले बाल उम्र से सफेद हो पहले हो रहे गए, हैं। जल्दी सफेद हो गए, वो भी गर्म पानी पिएगा, पित्त बढ़ेगा उसका। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं और जो डॉक्टर हमारे बीच में हैं वो एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं। बहुत जाने माने नहीं हैं लेकिन लोगों को एक सही मार्गदर्शन जरूर दिखाते हैं। जो हमारे बीच में हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर 15 साल से प्रैक्टिस में हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों के बीच में रहे हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में आज हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो हमारे बीच में हैं डॉक्टर दिनकर शुक्ला जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका नमस्कार हमारे साहब। इस पॉडकास्ट पे स्वागत है। तो डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा-सा अपने बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप मतलब लोग तो बीएमएस करने के बाद में एमडी और प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपने कुछ अलग किया है। थोड़ा-सा उसके बारे में ज़रूर बताएँ कि वो जो आप क्या-क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है और कैसे आपने अपना मतलब करियर स्टार्टअप किया एज़ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर में? जी सर, डेफिनेटली। शुरुआत मेरी होती है 12th के बाद। मैंने एलोपैथी साइंस से डिप्लोमा फार्मेसी किया जामिया हमदर्द से। तो आपने पहले एलोपैथी को जी, चुना। एलोपैथी को चुना। जी। फिर कुछ टाइम में लगा कि शायद आयुर्वेद में कुछ दम है, ट्रेंड बन रहा था उन ट्रेंड दिनों। बन रहा था। यस, जी। डेफिनेटली। तो फिर मैंने ट्राई किया सर, बीएमएस। बीएमएस मैंने कंप्लीट किया अपना। बीएमएस कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के थ्रू, तो जी। गुरु शिष्य परंपरा में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है, वो मैंने किया। वो मैंने सुना है कि वो एक अलग तरह का होता है और उसमें गुरु भी आपके शायद कोई जाने माने ही जी नाम था उनका, क्या जी। थोड़ा मेरे बताएं? गुरुजी हैं खाटू श्याम जी में, अब उनका इंतकाल हो गया। जी। गुरुजी जो खाटू श्याम जी में, उनका नाम है वैद्य जगदीश प्रसाद शर्मा जी। हाँ। तो वहाँ हमने डायरेक्ट गुरुजी के अंडर रह के, जैसे पहले हमारे गुरुकुल समाज में। में गुरुकुल में होता था, अच्छा, तो उस ऐसे टाइम। उनके अंडर हमने ट्रेनिंग लिया। हाँ हाँ। सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनानी सीखी, रोगी को कैसे देखना है, उसके लक्षणों को कैसे देखना है, उसके बाद दवाई क्या प्रिपेयर करनी है। क्योंकि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, हर एक आदमी के अकॉर्डिंग अलग दवाई होती है। फर्ज करिए 3 लोग आ गए, हम्म। तीनों को जुकाम हो रहा है, ठीक है। तीनों की प्रकृति अलग है, हम्म। तो तीनों की दवाइयाँ भी अलग होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही दवाई तीनों पे काम करे। ऐसा तो डॉक्टर साहब मतलब ये तो अलग बात है, क्योंकि आज तो आयुर्वेद की दवाइयाँ धड़ल्ले से बिकती हैं और कोई भी, और इवन कोई डॉक्टर से पूछता भी नहीं है कि भाई ये दवाई अच्छी है ये ले लो, ये टॉनिक अच्छा है इसको ले लो। तो मतलब आप बता रहे हो कि अलग अलग दवाई अलग अलग केस में बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बनती है। अब प्रकृति का फर्क पड़ता है ना। मान लो मेरा वात पित्त प्रकृति है, आपकी कफ पित्त प्रकृति है, या आपकी वात कफ प्रकृति है। ऐसे प्रकृतियां हैं, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो मतलब दवाइयाँ मुझे चेंज मुझे होंगी। अगर जुकाम हो रहा है, मेरे घर में मेरे फादर को जुकाम हो रहा है, तो हम एक दवाई लेके दोनों नहीं ले सकते? दोनों को जरूरी नहीं कि वो असर करेगी? आइडियली नहीं ले सकते, अच्छा। उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ता है। आप हम आयुर्वेदिक दवाई की बात जी, कर रहे हम हैं? आयुर्वेदिक दवाई की दवाई तो बात नहीं कर रहे बोल हैं। सकते बेसिकली, वो दवाई तो हर्ब्स हैं, मतलब जड़ी बूटियां हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स भी होते हैं, हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन होते हैं। आयुर्वेद में 2 तरह की दवाइयाँ हैं, एक तो खाली हर्बल, जैसे चूरन आ गए। जी। एक आ गई हर्बो मिनरल, जिसमें मिनरल स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, अभ्रक भस्म, प्रवाल पिष्टी ये मिला हुआ है। उसको एक अलग जी। उसका तो फायदा हर्बो मिल। मिनरल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो बहुत तेजी से एक्ट करते हैं, उनका एक्शन बड़ा फास्ट होता है। अच्छा। लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आए थे, हम्म। उनको जुकाम था, हम्म। उनकी प्रकृति वात पित्तज थी। तो हम्म। उनको कहीं वैद्य जी ने उनको त्रिभुवन कीर्ति रस दे दिया। त्रिभुवन कीर्ति रस जाने से वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, तो उनमें और तीक्ष्णता उष्णता बढ़ गई, उनको एसिडिटी जलन ये होने लग गई। अच्छा। मैंने केम टू मी, तो मैंने उनसे बात की, बात करके उनको थोड़ा सा रिलैक्स कराया कि कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। तुलसी तो पिला दी, प्रवाल पेस्ट मीन्स अपनी कॉम्बिनेशन बना के दी, और डे 1 से उनको रिजल्ट आ गया सर। जो कॉम्प्लिकेशन आई थी, तो प्रकृति देख के दवाई देना। आयुर्वेद के 2 सिद्धांत सर। पहला सिद्धांत हो गया पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, यानी हर पुरुष के
हिसाब से, पुरुष मीन्स आदमी, मैन, कोई भी मैन, पर्सन, पर्सन, आई मीन पर्सन, तो हर पर्सन के हिसाब से अलग दवाई। दूसरा, रोगम आदौ परीक्षेत तदनंतरम औषधम, पहले रोग की परीक्षा कर लो, रोगी की परीक्षा डायग्नोज करो, डायग्नोज कर लो, फिर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आयुर्वेद में दो तरीके के काम हो रहे हैं। पहला कि भैया जुकाम हो रहा है, ये दवाई मार्केट से लाओ खा लो, हाँ, कॉमन चीज के लिए ठीक है, बट ये क्रॉनिक हो गया। जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो खत्म ही नहीं हो रही है, वहां आपको ट्रू आयुर्वेद में, आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस्ड दवाई अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से लेना पड़ेगा। अपनी प्रकृति एनालाइज करानी पड़ेगी, अपनी बीमारी की प्रकृति एनालाइज करानी पड़ेगी, कौन से स्टेज में आप आ रहे हैं, वो एनालिसिस होने के बाद आपको दवाई मिलेगी, आप कंप्लीट क्योर होंगे। लोग बोलते हैं कि इनका कोई साइड इफेक्ट, चलो ये तो हम अलग टॉपिक पे आ गए, लेकिन मैं वो वाला टॉपिक आपका पूरा करना चाहूँगा, गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता था एक्चुअली, थोड़ा सा उसका बता दीजिए कि वहाँ पे मतलब कैसा, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि भाई वो एक झोपड़ टाइप मकान में रहना, वहीं वहीं रहना पीना, खाना पीना बनाना, और वहीं सब ऐसा कुछ कल्चर था, या कैसा नहीं, होता था? ऐसा नहीं था, क्योंकि अब तो मॉडर्नाइज हो गया ना सर जी। तो हमारे गुरुजी का, वैद्य जगदीश प्रसाद शर्मा जी का, पाची देवी मेमोरियल करके वहाँ पे हॉस्पिटल है खाटू श्याम जी में, अच्छा, साइड रोड पे। उस हॉस्पिटल में गुरुजी आते थे, हम लोग वहाँ एज अ पीजी में रह लेते थे, तो हम सुबह पहुँच जाते थे। वहाँ पे फिर पेशेंट्स आ गए, पेशेंट्स की लाइन लग रही है, गुरुजी देख रहे हैं, हम वहाँ साथ में बैठे हुए हैं, उनसे समझते जा रहे हैं। जिस पर्टिकुलर पेशेंट में कोई अलग चीज होती थी, वो गुरुजी समझाते थे कि देखो ये ऐसे होता है, एक एग्जांपल अभी दूंगा आपको। तो उसके बाद वो समझाते थे कि ये मेडिसिन लिख दिया उन्होंने, वो मेडिसिन लेके हम फार्मेसी में जाते थे, वहाँ मेडिसिन प्रिपेयर करते थे। बनी बनाई नहीं होती थी? बनी बनाई भी होती थी, बट बताया ना मैंने, उसमें कुछ मिक्स करना, उस पेशेंट के अकॉर्डिंग उसमें रिलेवेंट चेंज क्या होगा, अच्छा, वो हम करते थे। आज तो ट्रेंड खत्म सा हो गया। सर ऑलमोस्ट कुछ वैद्य करते हैं, बाकी तो बनी नहीं बनाई करते तो हैं। बस एक लिया, बनी बनाई पैकिंग है, और वो पैकिंग भी कब का है और क्या है, बस वो कॉम्बिनेशन मिला और वो ले लिया। ये बड़ी कंट्रोवर्सी है सर, इसीलिए आयुर्वेद पे कुछ लोग कहते हैं काम नहीं करता। अच्छा, काम इसीलिए नहीं करता, मतलब उसका सही तरीके से लोगों के बीच में जैसा जाना चाहिए वो नहीं जा वो रहा। नहीं जा रहा, तो डिजायर्ड इफेक्ट कैसे आएगा सर? दवाई का नाम जान लेने से, खा लेने से इलाज नहीं होता है। इलाज तो प्रॉपर वे में डायग्नोसिस कराने से ही होता है। तो उस टाइम पे तो बहुत सारे वो नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो डायग्नोस कैसे करते थे? सर उसके लिए जैसे हमने अपने वहाँ पे गुरुजी के यहाँ नाड़ी विद्या सीखी। अच्छा। नाड़ी कैसे देखा जाता है। इतना मतलब आज के टाइम पे भी, मतलब इतनी मशीनें होने के बाद क्या कोई डिफरेंस है, मतलब नाड़ी से जो चीज़ देखी जा सकती है, क्या मतलब है कुछ उसमें फ़र्क, जो मॉडर्न साइंस जो हमारा, क्योंकि बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें डायग्नोस करने के लिए, तो आज वो कितना एक काम करता है वो नाड़ी परीक्षण जो भी है? सर उसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपका, देखिए जो आज मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स हैं वो तो बहुत ही एडवांस हैं, बहुत अच्छी हैं, बट जब बात आती है आयुर्वेद की, से फॉर एग्जांपल कि किसी पेशेंट को मान लीजिए फैटी लीवर हो गया, ठीक है, अब फैटी लीवर आप नाड़ी से भी डायग्नोज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे हम करते हैं नाड़ी से भी डायग्नोज करते हैं, और आप अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म करते हो कि फैटी लीवर है या नहीं है, वो मोर कन्फर्मेटरी हो गया। बट जब आपको दवाई सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मेरी दवाई वात पित्त कफ जानती है, रस रक्त मांस में दस्थि मज्जा शुक्र जानती है, मूत्र पुरीष जानती है, रस व स्रोतस जानती है, उसका वो हीमोग्लोबिन नहीं जानती। ठीक बात है। हाँ, वो एक रक्त तो जानती प्रोसीजर है, ही अलग हो गया रंजक उसका। पित्त तो जानती है। तो जब हमें सिलेक्शन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन करना है, तो नाड़ी हमें हेल्प करता है, वात पित्त कफ दोष धातु इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या आ रहे हैं नाड़ी में, पेशेंट में क्या लक्षण आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। मॉडर्न डायग्नोस्टिक हमारी उस सिलेक्शन को काफी हद तक और हेल्प करता है, ऑथेंटिक दिखाती है, ऑथेंटिसिटी या देता वो है। उसका एक वैल्यू दिखाती है कि इतना नहीं, इतना बड़ा हुआ है। यस, सीवियरिटी ऑफ डिजीज कितनी है, कौन सी स्टेज पे है, तो मुझे लगता है नाड़ी के साथ अगर उसको करा जाए मतलब तो आज के टाइम में ये दोनों होना चाहिए आपके दोनों हिसाब होना से? चाहिए सर। इंटीग्रेटेड अप्रोच
मस्ट है मतलब आज के टाइम में। इंटीग्रेटेड अप्रोच अप टू सम टाइम होना चाहिए। मान लीजिए किसी हम्म। पेशेंट को सीवियर अस्थमा हुआ है और आपको लगता है मैं आयुर्वेद से नहीं कर पाऊंगा, हम्म। तो आप उसको बोलो कि भैया हम्म। जाके पहले एलोपैथी ले लो, हम्म। स्टेबलाइज हो जाओ कंडीशन में, देन यू टेक आयुर्वेदा। अच्छा। कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसा जरूर करना चाहिए। जैसे किडनी के पेशेंट हमारे पास आते हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स आते हैं, अब उनका क्रिएटिनिन यूरिया बहुत बढ़ रहा है, नहीं स्टेबलाइज आ रहा है, तो बेटर है कि आप एलोपैथी लीजिए, उसके साथ आप आयुर्वेद लीजिए और अपने को बेटर करिए। सर आयुर्वेद वाले तो मेरे को आप पहले ही ऐसे मिले हो जो बोलता है कि भैया एलोपैथी पे भी चले जाओ और पहले वहाँ से ठीक होके आओ। मतलब ऐसा आप आपकी स्टडी आपको ये अलाउ करती है ऐसा बोल देना कि भैया वहाँ जाओ एलोपैथी से ठीक होके, क्योंकि एलोपैथी को तो बिल्कुल अगेंस्ट बोलते हैं। आयुर्वेद जो है वो तो बोलता है मॉडर्न साइंस जो है वो आप दवाइयाँ खाओगे तो आपकी किडनी और डैमेज हो जाएगी और प्रॉब्लम आपको साइड इफेक्ट होगा। और ये आप तो थोड़ा सा अलग बता रहे हो, अलग लेवल बता रहे हो कि भाई पहले आप वहाँ से अपने आप को नॉर्मलाइज करके फिर आयुर्वेद पे आओ। सर दोनों चीज़ें हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आयुर्वेद बहुत ही सब कुछ कर देगा, हम ये नहीं कहते आयुर्वेद एलोपैथी सब कुछ कर देगा। यहाँ बात हो रही है जो सामने बैठा व्यक्ति है, जो पर्सन है, बचेगा कैसे, उसकी उसका उसकी प्रॉब्लम क्या लाइफ है। कैसे सेव करूँ। हाँ। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं डॉक्टर बना, चाहे वैद्य बना, चाहे डॉक्टर बना, चाहे होम्योपैथी की, मेरा प्राइम कंसर्न क्या है? मेरा प्राइम कंसर्न है सर, सामने वाले व्यक्ति को मैं कैसे बेटर करूं, उसकी उसकी मीन्स इस कंडीशन से उसे कैसे निकालूं। अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो दूसरी पैथी का सपोर्ट लेने में आई डोंट थिंक कि कोई हार्म है इसमें। सही बात है। सामने वाले पर्सन की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, मे बी रॉन्ग, नहीं नहीं, बट मुझे जो लगता है। ये पर्सपेक्टिव आज के टाइम में बड़ा नीडफुल है और मुझे लगता है कि इसीलिए लोग इसको सुनना भी कम पसंद करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद या कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा दिखती है ना, लोग उसके तरफ एकदम विश्वास करने लगते हैं, भले ही वो उसके लिए, क्योंकि आपने एक बड़ा खुलासा किया कि वो जो मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेद की दवाइयाँ भी आप ले रहे हो, चाहे वो हर्ब्स भी ले रहे हो, हमने सुना है कि वो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करती हैं, लेकिन ये है कि कोई काम भी तो नहीं कर रही है। अगर वो कई टाइम से ट्राई कर रहा है और उसका टाइम जा रहा है, मतलब अगर उसकी बीमारी में, अगर उसने छोटी सी बीमारी में उसको लेना शुरू किया, लेकिन वो उसकी प्रकृति के हिसाब से वो है नहीं, तो उसका टाइम तो ख़राब कर रहा है और उसके लिए बीमारी को बढ़ा रहा है वो। अगर उसका रिजल्ट नहीं दे रहा तो उसकी बीमारी तो बढ़ रही है ना वो कहीं ना कहीं। ऑब्वियस सी बात है सर, मेरे पास पेशेंट, मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, शुगर का पेशेंट आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रहे होते हैं, शुगर डाउन नहीं आ रही होती है, साल साल 2-2 साल खा रहे हो, अगर डाउन नहीं आ रहा है, या तो आप प्रॉपर आयुर्वेद वाले डॉक्टर पे जाओ, प्रॉपर वैद्य पे जाइए, प्रॉपरली दवाई लीजिए, तो उसको डाउन करिए। अगर फिर भी डाउन नहीं आ रहा है, यू मस्ट टेक एलोपैथी, अपनी लाइफ सेव करिए, अपने ऑर्गन्स को बचाइए। एक बार आप बैलेंस्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव जो भी चीज आप लेना चाहते हैं, चाहे आयुर्वेद, आयुर्वेद को लीजिए, साथ में दोनों पैथियां मिलके कुछ आपको बेटरमेंट देंगी। धीरे धीरे टेपर ऑफ कराइए अपनी चीज को। जैसे कोविड के केस में क्या था सर, कोविड के केस में भी यही था। क्या किसी ने एलोपैथी लेनी बंद कर दी? नहीं बंद की। नहीं बन के। कई बार कंडीशन ऐसी बनती हैं कि आपको लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं लाइफ सेविंग की। सही बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज है आप एलोपैथी खाएंगे, उनके यस ट्रू साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आप आयुर्वेद को सपोर्ट में लाके अच्छे वैद्य पे तो जाओ, तब तो आपको मिलेगा। फेक क्लेम करने वाले तो आज दुनिया भर के लोग हैं सर। अधिकतर लोग आज भी क्या करते हैं, आयुर्वेद के नाम पे आयुर्वेदिक केमिस्ट से दवाइयाँ ले आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ना तो डायग्नोज हुआ, ना आपको कुछ पता। नहीं, डायग्नोज कितना ज़रूरी है, मतलब अगर सिंपल एक जुकाम है तो मतलब वैद्य उसमें क्या डायग्नोज करेगा और उसमें कैसे डायग्नोज में कितना डिफरेंस कितना आता है। सर देखिए, डिफरेंस बहुत आता है। डिफरेंस एक, जब अभी छोटी बीमारी है तब तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता, बट कई लोग हैं जुकाम होता जाता है, केमिस्ट आयुर्वेदिक से जाके दवाइयाँ खाते जाते हैं, ठीक हो गया फिर ले लिया, फिर ठीक हो गया फिर ले लिया, फिर ठीक, वो कहीं ना कहीं बार बार प्रतिश्याय, आयुर्वेद कहता है बार बार जुकाम होना कहीं ना कहीं आपको क्षय रोग यानी टीबी बना सकता है, क्षय रोग हो सकता है, ठीक है, वो कन्वर्ट आगे और किसी गंभीर बीमारी में हो सकता है, ठीक, तो वो ना आप पकड़ पाओगे,
ना केमिस्ट पकड़ पाएगा, डायग्नोज हुआ ही नहीं। डायग्नोज हुआ नहीं। भाई रिकरेंस क्यों हो रही है? आपको पेट साफ नहीं हो रहा, आपने दवाई ले लिया, कहीं चूरन चटनी ले आए, आपने खा लिया, पेट साफ हो गया, ठीक है, डन, काम खत्म। बट अगर लगातार हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो यू मस्ट कंसल्ट, आपको कंसल्ट करना चाहिए। कहीं इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं मेरे, और सबसे बड़ी बात है लाइफस्टाइल ही गलत है। हाँ, मैं उस पर भी अभी हम बात करने वाले थे कि वो मतलब बेसिक जो मिस्टेक करते हैं सुबह से लेके शाम तक जो लोग करते हैं, तो मतलब जैसे कब्ज़ का आपने बताया, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इसको लेके बहुत से मिथ्स भी हैं वो लोग। तो क्या वाकई इसका कोई ढंग का सॉल्यूशन है? लाइक कि लोग जनरली इसके लिए चूरन ही लेते हैं या बनी बनाई चीज़ें, रेडीमेड चीज़ें जो उनको इजीली अवेलेबल हर्ब्स हैं वो यूज़ करते हैं। वहाँ तो कोई प्रकृति चेक नहीं करवाता, कोई बहुत ज़्यादा डायग्नोज के चक्कर में पड़ता भी नहीं है, उनको लगता है कि सिंपल सा कब्ज़ है। तो उसमें डायग्नोज करके या पल्स में या हम लोग जो नाड़ी परीक्षण करके क्या पर्टिकुलर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट या कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं कि वो एक आगे चल के बहुत सीवियर प्रॉब्लम में ना कन्वर्ट हो? सर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसे कहते हैं ना, बेसिकली लोगों में भी मिथ है। कब्ज, बेसिक ट्रू कब्ज हम क्या कहते हैं कि बंदे को मोशन ही नहीं आता, एक एक दिन स्किप हो जाता है, दैट इज अच्छा। कब्ज। और मल जो आता है वो ग्रथित यानी कि बिल्कुल गांठे बना हुआ आता है, बहुत हार्ड स्टूल आता है, दैट इज कब्ज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है। लोग क्या कहते हैं सर कब्ज होती है, पूछो उनसे कितनी बार मोशन जाते हो, सर 3-4 बार चले जाते हैं दिन में, हाँ, वो तो फ्रेश उसका नहीं होते हैं, दैट इज हाँ, नॉट अ कब्ज, वो जीर्ण हाँ, प्रवाहिका हो सकती है। अच्छा उसका नाम अलग है। यस, वो हाँ। जीर्ण प्रवाहिका हो सकती है, वहाँ प्रवाहन थोड़ा, यानी कि लेटरिन के रास्ते हल्का पेन, पेट में हल्का पेन, मरोड़, 3-3 बार मोशन जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ कब्ज, अच्छा। तो वो जीर्ण प्रवाहिका है। आगे आपका निदान यानी डायग्नोसिस अलग हो गया ना। मतलब ये पहले तो समझो कि वो है क्या प्रॉब्लम, यस, कब्ज है भी सही या नहीं है। यस, यस। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वॉशरूम में लगा रहे हो तो वो भी कब्ज ही है। हाँ, मीन्स आप हाँ। समझिए, मैंने अभी क्या कहा, हार्ड स्टूल पास होता है, काफी देर बैठने के पास होता है, जोर लगाने के पास होता है, कई कई बार 1 दिन 2 दिन स्किप भी होते हैं, मोशन नहीं जाते, पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ रोज। और कई बार पेशेंट ऐसा आता है जिसको 3-3 4-4 बार मोशन जाना पड़ रहा है, खाना खाते ही मोशन जाना पड़ रहा है, बट उसे एक फ्रेश फीलिंग नहीं आ रही, वो कह रहा है मैं फ्रेश ही नहीं हो रहा हूँ, मेरे को कब्ज है। ऐसा कब्ज नहीं है, दोनों डिफरेंस है। अब सबसे पहले तो जब भी ऐसा होता है, आपको ये समझना है कि कहीं मेरी लाइफस्टाइल ही तो खराब नहीं है, या दूसरा कारण होता है कि मैं कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रहा, किसी भी पैथी की, कोई मैं ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रहा जिसकी वजह से ऐसा होता है। कई बार लोग क्या है, जैसे शुगर के पेशेंट क्या है, नीम, करेला, जामुन ये सब खा रहे होते हैं, है ना, पाउडर खा रहे होते हैं, बिल्कुल। वो कई बार डाइजेस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि अग्नि आपकी मंद है, अग्नि मंद है, डाइजेस्ट होगा नहीं, तो आपको एक कंटिन्यूस ब्लॉटिंग, एक भारीपन पेट में फील होगा, मोशन कई कई बार जाना होगा, फ्रेश फीलिंग नहीं आएगी। ये एक अलग बात बता दी आपने, मतलब लोग क्योंकि आयुर्वेद के ऊपर तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि नीम करेला खाओ, इनसे तो कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, तो लेकिन वो साइड इफेक्ट एज अ कब्ज बना रहा है। सर साइड इफेक्ट मतलब की जब हम, उसके ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि एक्चुअली क्या है कि लोग साइड इफेक्ट सोचते हैं कि किडनी फेल हो जाए, लीवर फेल हो जाए, और कोई और ऐसी इमरजेंसी आ जाए, वही साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। साइड इफेक्ट नीम करेला खाने से भी साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ होता है। साइड इफेक्ट का मतलब कि उसका डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ रहा और अनवांटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे मैं नहीं चाहता मुझे 3-3 4 बार मोशन आए, पेट में भारीपन रहे, बट वो हो रहा है, ठीक है, वो अनवांटेड रिजल्ट्स है। ओके, अब पेट कब्ज वाला जैसे आप बात कर रहे हैं, लोगों में ये भी भ्रम है कि सुबह उठो 2 लीटर पानी पी लो। हाँ, वो तो बोलते ही है। आयुर्वेद कहता है सर कि गुनगुना, लोग कहते हैं गुनगुना पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, गर्म पानी भी किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए, इस पे हम कभी चर्चा करेंगे आगे। नहीं, बता सकते हैं सर, ये भी एक अलग ही विषय है। आप जैसे जिसको एसिडिटी बहुत रहती है, जिसका पित्तज नेचर है, जिसको एसिडिटी बहुत रहती है, वो गर्म पानी अगर पीता है
तो उसको और ये लक्षण बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो मतलब, क्योंकि लोगों को ये टेक्निकल वर्ड तो नहीं समझ में आएंगे कि क्या एसिडिटी उनको मतलब जिसको पेट में जलन रहती जलन है, रहती है, या जिसका एक लक्षण होता है पित्त बढ़ने का, जिसका बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, उम्र से पहले बाल उम्र से सफेद हो पहले हो रहे गए, हैं, जल्दी सफेद हो गए, वो भी गर्म पानी पिएगा, पित्त बढ़ेगा उसका, उसको नहीं पीना चाहिए उसको सुबह। नहीं पीना चाहिए। अच्छा, गर्म की बात करें, कोसे की नहीं। कोई भी मौसम, सर्दी गर्मी में? हाँ, गर्मी में तो बिल्कुल ही हाँ, एकदम पिया गर्म नहीं जाएगा। दिक्कत होती है। सर्दियों में तो सर्दियों में कोसा पी सकता है, बहुत गर्म नहीं पीना चाहिए। ठीक है ना सर? ऐसे ही आयुर्वेद कहता है उषापान, यानी कि सूर्योदय से पहले, अगर 5 साढ़े 5 बजे सूर्योदय होता है, उससे पहले आप पानी पियो, उषापान उसे कहा जाएगा। अगर सूर्योदय के बाद, जनरली मैं 8 बजे उठा, मैंने 1 लीटर पानी किया, मैं पी गया, ठीक है, वो मेरे को उषापान नहीं है। अच्छा, वो मेरी अग्नि को और मंद कर देगा, चाहे वो वॉशरूम ठंडा। जाने से पहले लोग कहते हैं कि इससे जाएंगे तो मोशन खुल के आएगा, तो पानी पी लेना चाहिए सुबह जब भी उठो। मैं बता रहा हूँ सर, हाँ, वही हाँ, डिपेंड करता है किसकी प्रकृति। अग्नि, हम्म, प्रकृति की बात आ गई, जिसकी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि किसकी मंद है, किसकी ठीक है। यही तो एनालिसिस करनी है, वैद्य ने यही करना है, करता ही नहीं है कोई। तो अब बात ये आती है कि जैसे 8 बजे मैंने 1 लीटर पानी पी लिया, अग्नि मेरी मंद है, ठीक है, वो 1 लीटर पानी मुझे थोड़ा मोशन तो ले आएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर लाएगा, फिर मैं कुछ खाऊंगा फिर लाएगा, धीरे धीरे वो मैं कंटिन्यूस अगर करता हूँ, साथ में और भी मैं कई चीजें करता रहता हूँ, तो वो धीरे धीरे मेरी अग्नि मंद हो जाएगी। तो मंद होगी, अजीर्ण, इनडाइजेशन पैदा होगा, इनडाइजेशन से सारे रोग पैदा हो जाएंगे, ये चीज ताजे पानी से। अब कोई कहता है जी गर्म पानी पी लो, तो सर अगर अग्नि मंद है, यानी कि हमने लकड़ियां जला दी, अब आग बुझ गई, राख में उसमें आग बची हुई है, वो ऊपर फ्लेम्स नहीं आ रही, चाहे उसमें ठंडा पानी डालिए चाहे गर्म पानी डालिए, वो अग्नि को बुझा ही देगी। सही बात है। तो इसके साथ हम कहते हैं कि या तो अग्नि दीपन, यानी कुछ ऐसे मेडिसिन या हर्ब्स होते हैं जो अग्नि को दीप्त कराएं, उसको डाल के आप कुछ पानी पियो। अगर आप 1 गिलास पानी गुनगुना या ताजा पीते हैं, दिक्कत नहीं है। ज्यादा पानी पीना, अत्यंबुपान, ज्यादा पानी पीना खतरनाक है सर। और चीजें बताता हूँ आपको, जैसे आयुर्वेद के ये सब सिद्धांत हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ेंगे लोग, मिल जाएगा। हाँ, इतना नहीं पढ़ते सर। बीमारी पैदा होने के सर और कई कारण होते हैं। आयुर्वेद कहता है एक तो है सर आगंतुज, आगंतुज यानी ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, चोट लग गई, बाहर से वायरस आ गया जैसे कोरोना वोरोना है, ये आगंतुज। और एक है शारीरिक, जो मेरे शरीर के अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो बाहर से आया वो आगंतुज, और जो ये अंदर ही अंदर पैदा हो रहे हैं। 90% रोग कहाँ पैदा हो रहे हैं सर? अंदर पैदा हो रहे हैं। वो अंदर पैदा क्यों होते हैं? लाइफस्टाइल हो सकता है उसके कारण। एक सबसे बड़ा जो अंदर पैदा हो रहे हैं, वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से पैदा हो रहे हैं, मेरे आहार में क्या खाना खा रहा हूँ उससे पैदा हो रहे हैं, मैं कैसा लाइफस्टाइल ले रहा हूँ उससे पैदा हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है सर प्रज्ञा अपराध। मतलब प्रज्ञा अपराध, ऐसा लग रहा है कोई अपराध। प्रज्ञा अपराध आयुर्वेद में एक टर्म है। प्रज्ञा मीन्स मतलब बुद्धि। अच्छा। यानी जानते बूझते जो हम कर्म करते हैं उसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है, ठीक है, फिर भी राइस खाता है, रसगुल्ले खाता है, अच्छा, वो प्रज्ञा अपराध है। हाँ, मतलब उसको पता शराब है कि पीना हानिकारक है, लिखा हुआ है, फिर भी पीता है। हाँ, गुटखा तंबाकू सब। मैं मोटा होता जा रहा हूँ, मेरा पेट मोटा होता जा रहा है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी नहीं करता हूँ, ये प्रज्ञा अपराध में आ गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी करता हूँ। लिखा छोटा सा है ना उसपे। सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं, एग्जाम्पल दूं, जैसे फीमेल्स आजकल की जो बच्चियां आती हैं,
18 साल, 15 साल, 14 साल, 21 साल, 20 साल, उनमें पीसीओडी बहुत एक नहीं, प्रॉब्लम आ रही बहुत है, ज्यादा हो गया। पीसीओएस प्रॉब्लम आ बहुत रही है। बहुत बहुत बहुत। उसको समझाओ कि मेरी बेटी तू एक काम कर, तू भाई तू एक्सरसाइज किया कर। सर मैं नहीं कर पाऊंगी, हाँ स्कूल जाना है, हाँ एक्सक्यूजेस, वो हाँ, प्रज्ञा अपराध। मोमोज खाना है, पिज्जा खाना वो है, नहीं छोड़ पाते। फ्राइड खाना है, ये प्रज्ञा अपराध ही तो है सर। आप जान रहे हो, उनको समझाया गया है कि ये आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करोगे, डाइट मेंटेन नहीं करोगे, इनसाइड ठीक नहीं होगे। अंदर ही अंदर आप कुछ और यस, पाल रहे हो अपने तो आप प्रज्ञा को। अपराध एक कितना बड़ा कारण है सही बात है। बीमारी पैदा करने का।